बजट भारत का 3R, ट्रिपल आर, RRR, राष्ट्रहित और फिर राजस्व का भी हित, रोजगार और सबसे बड़ी बात कि कुछ ना कुछ आपको ये रियायत मिली है टैक्स का आपको ये कम आपके कई सारे स्लैब्स हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। मैं सीधा बहस पे जाना चाहूँगा। शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, प्रदीप भाटिया हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से। शहजाद पूनावाला से बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस बजट में जिन जिन ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और उनको बीजेपी इन्होंने उसको यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ऐसे स्याही लगाकर उनको डिलीट ही कर दिया उनके मेंशन से। महाराष्ट्र का कोई बात नहीं, बंगाल की थोड़ी थोड़ी बात हुई, लेकिन कई सारे अन्य प्रदेश हैं जिनको कि पूरी तरह से दरकिनार कर दिया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भी ज़्यादा बात नहीं हुई है। लेकिन प्रदीप भाटिया, आप एक बात मानेंगे कि क्या ये उम्मीद से बेहतर बजट निर्मला सीतारामन ने पेश किया है एक भारत के लिए जो अभी टेक ऑफ के लिए तैयार है? देखिए, अगर आप पुराने 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो मैं ये कहता हूँ निराशा और ज़्यादा बढ़ी है। आप में कोई डायरेक्शन नहीं है जिस डायरेक्शन में आप देश को ले जाना चाहते हैं। आप अगर एक बजट होता है वो सोशल एस्पेक्ट को भी देखता है, सामाजिक एस्पेक्ट को भी देखता है और वो आर्थिक एस्पेक्ट को देखता है। इसका दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक बजट फॉर्म करता है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको इसी रूप से लेती है। हम देखते हैं कहीं सब्सिडीज़ में इतनी चेंज हो गया 2014 से पहले, जहां सब्सिडीज़ 16-16.5% बजट का हिस्सा हुआ करती थी, वो घट के 9% हो जाती हैं। उसी तरह से जीडीपी का पार्ट भी सब्सिडीज़ में घटा के बहुत कम कर दिया जाता है। आप पीएलआई लेके आते हैं कि उससे अच्छी ग्रोथ मिलेगी, लेकिन जब आप ग्रोथ की बात करते हैं तो आप किसानों के नाम पे या मजदूरों के नाम पे ठगी नहीं करें। पीएलआई स्कीम एक ऐसी स्कीम थी जिसमें किसानों के नाम पे एक स्कीम बनी। प्रदीप जी, इसमें एक दो बात पे मैं आपसे सहमत नहीं हूं, इसलिए क्योंकि अगर आपकी बजट के अंदर सब्सिडी कम हो रही है यानी कि आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, आपको वेलफेयरिज्म कम करना पड़ रहा है। दूसरा, मैं आपसे ये भी कहूंगा कि पीएलआई स्कीम जिसको दी गई उन सेक्टर्स में आपने ग्रोथ देखी है। लेकिन शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ है, फोन जुड़ गया आपके साथ। शहजाद, आप पर आरोप यह है कि जिसने बीजेपी को वोट नहीं दिया, बजट में उसका नाम मिटा दिया गया। यूपी नहीं, बंगाल नहीं, महाराष्ट्र नहीं। मुझे तो लगता है कि मैं किस बात का यकीन करूं, क्योंकि कांग्रेस वाले अभी ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिला, छत्तीसगढ़ में तो हमें वोट मिले हैं। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को कुछ नहीं मिला, मध्य प्रदेश में तो सारी सीटें हम जीते हैं। तो मुझे लगता है कि आज क्या हुआ है आनंद जी, कि इनका एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जहां पर एक कॉमन मैसेज आया है, इसलिए कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है। मुझे लगता है कि हम देश को इस प्रकार से खंड खंड करके नहीं देखते, हम देश को एक यूनिट की तरह देखते हैं। और पूरे देश के लिए आज 11 लाख करोड़ से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट रखा गया है। आज पूरे देश के लिए जो एग्रीकल्चर बजट कितना था 2013-14 में, 25,000 करोड़, आज 1.5 लाख करोड़ एग्रीकल्चर का बजट है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन्फ्लेशन क्या होती थी 2014 से पहले? डबल डिजिट इन्फ्लेशन होती थी। आज 7-8% ग्रोथ रेट है और इन्फ्लेशन 4-6% के बैंड में है, 5% के आसपास ही रहता है। इवन दो इंटरनेशनल क्राइसिस हमारे सामने है, उसके बावजूद भी आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपको एक बहुत असाधारण उदाहरण देता हूं। 9,000 जन औषधि केंद्र शुरू किए गए। आपको पता है ब्लड प्रेशर की टैबलेट, एक टैबलेट 70 रुपए की, 80 रुपए की, 100 रुपए की आती है। जन औषधि केंद्र में वो 90% के डिस्काउंट पे मिलती है। 9,000 10,000 जन औषधि केंद्र खोले गए। आपको पता है डेटा जो हम लोग खरीदते थे, 1 GB डेटा 300 रुपए का आता था। एक परिवार में 150 GB डेटा अगर इस्तेमाल करो तो उस समय पर 45,000 का बिल आता। आज अगर वही 300 GB डेटा एक परिवार इस्तेमाल करता है तो 1,500 रुपए बिल आता है। ये सेविंग नहीं है क्या? इफेक्टिव टैक्स रेट 19% हुआ करता था, आज वो इफेक्टिव टैक्स रेट 10% है। 15 लाख की इनकम से ज्यादा है तो आपका टैक्स रेट और भी कम हो जाता है। आज जो आपको याद होगा 3 लाख तक पहले टैक्स रेट था, वो टैक्स रेट जो हुआ करता था, नहीं, पहले 7.75 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। या पौने आठ लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं भरना है। 0 से 3 तो अभी नए स्लैब में तो 0 ही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बजट पर कहा है कि इस बजट में दिल्ली के लिए कुछ नहीं है। सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों को स्कूल देती है, मोहल्ला क्लिनिक देती है, हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज देती है, 24 घंटे बिजली देती है, एक फ्लाईओवर्स और रोड्स का नेटवर्क देती है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के लोग
भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को 2,32,000 करोड़ रुपया देते हैं और केंद्र सरकार उसमें दिल्ली को क्या देती है? जीरो, नील बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं देती है। भाई सिर्फ कांग्रेस ही क्यों? आप भी बोल रही है कि आपने दिल्ली को कुछ नहीं दिया, शहजाद पूनावाला। आपका मतलब यानी बीजेपी सरकार? हाँ, मुझे देखिए ऐसा है कि आप मुझ पे इतने सारे हर स्टेट के, मैं आपको बताता हूं सेंटर की तरफ से दिल्ली को आज की तारीख में लिख के लीजिए। सेंटर ने मेट्रो दिया है, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिया है, धौला कुआं का फ्लाईओवर दिया है, एनसीएपी के तहत पोल्यूशन कंट्रोल का फंड दिया है, जेएनयू का पैसा दिल्ली सरकार केंद्र की सरकार देती है, 12,000 करोड़ एमएचए के लिए देती है, दिल्ली पुलिस के लिए देती है। कुल मिलाकर 78,000 करोड़ रुपया केवल दिल्ली को मिलता है सेंटर की तरफ से। आप मतलब अगर झूठ के ऊपर ही अगर डिबेट करनी है या झूठी बातें करनी है, पर सवाल तो यह बनता है कि जो पैसा आपको यमुना की क्लीनिंग के लिए दिया गया, वो यमुना का 6,000 करोड़ का कहां गया? वो आतिशी जवाब दे। आज आतिशी जी जवाब दे कि जिस प्रकार से इनको एनसीएपी में नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी के तहत जो फंड दिया गया 30% भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो कहां गया? क्यों दिल्ली वासियों को गंदी हवा का में श्वास लेना पड़ रहा है? आतिशी जी जवाब दे कि जो केंद्र की तरफ से पैसा दिया गया, उनको स्कूल्स और कॉलेजेस और फंड्स दिए गए, उसका क्या इस्तेमाल किया गया? तो मुझे लगता है कि केवल और केवल झूठे आरोप करना। और मैं आपको 1 मिनट में पूरे ब्रेकअप के साथ बताता हूं कि कितना पैसा दिल्ली को आवंटित किया गया है। मैंने 2 दिन पहले ही उसको पूरा ट्वीट किया था, तो मैं आपको ट्वीट भी बताता हूं। परंतु देखिए, झूठ की राजनीति है। इनसे पूछे, शराब घोटाला किया उन्होंने और जेबें अपनी भर दी दिल्ली के लोगों के पैसों के एक्सपेंस पे। देखिए, इन्होंने जो पैसा दिया गया था स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर, उसको देखिए मैं करके अपने पास जमा करवा दिया। शहजाद इससे पहले कि आप लिस्ट गिनाएं, हमें एक छोटा ब्रेक और लेना, तो वो ब्रेक भी हम ले लेंगे, फिर उसके बाद आपकी लिस्ट से शुरू करेंगे। लेकिन हम और आप आम आदमी हैं दोस्तों, हमें बस ये लिखता है कि इस बजट में मेरे लिए क्या है, बेरोजगार के लिए क्या इसमें नौकरी है, किसान के लिए क्या इसमें उम्मीद है कि उसकी आमदनी दुगनी होगी, उसकी उपजाऊ जो चीज़ वो बना रहा है, जो चीज़ उगा रहा है, उसको वो जाके मार्केट में उस दाम पर बेचे जिससे उसको सहूलियत हो, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो, उसके कर्जे चुक जाएं और फिर अगली खेती के लिए उसके पास प्रावधान इतना हो जाए। क्या ये इस बजट में है? और तीसरी बात, हम अगर विकसित होना चाहते हैं, दुनिया में कॉम्पिटिटिव होना चाहते हैं, अपना कॉलर ऊपर खड़े होकर दुनिया के सामने रहना चाहते हैं, तो फिर हमें उतना बल चाहिए पॉलिसी के तौर पर कि हम दुनिया को कह सकें कि जो तुम जहां बना रहे हो उससे बेहतर हम यहां बना सकते हैं, आओ यहां दुकान लगाओ। क्या ये इस बजट में है? पूछेंगे सबसे